नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई और एग्जाम है, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम टीजीटी जेबीटी जिनकी नोटिफिकेशन अभी जल्दी इस हफ्ते देखने को मिल जाएगी आपको, या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2024। बोलते हैं दिसंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की जो कुल संख्या है वो क्या है। तो हिमाचल प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है दिसंबर 2024 तक वो है 3615। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2024 तक 3615 ग्राम पंचायतें जो है वो आती हैं। अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो हम डिटेल से ग्राम पंचायतों के बारे में जानेंगे, परंतु उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत समितियां हैं वो कितनी हैं। हिमाचल प्रदेश में जो जिला परिषद है वो कितने हैं। तो 12 जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में जो है वो आते हैं, एक बात ये ध्यान रखनी है। और हिमाचल प्रदेश में 81 जो है वो पंचायत समितियां जो हैं वो आती हैं। तो पंचायत समितियां 81 हैं, जिला परिषद जो है वो 12 हैं और 3615 पंचायतें हैं। अगर हम पंचायतों की बात करते हैं तो पंचायतों से रिलेटेड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो कौन सा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 243 जो है वो पंचायतों से डील करता है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, जो पंचायतों में सीटें रिजर्व होती हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज, कौन सा आर्टिकल डील करता है। तो आर्टिकल नंबर 243 डी जो है वो उसके बाद साथ जो है वो बात करता है। 243 डी आपने ध्यान रखना है। और पंचायतों के साथ जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ऐसा कौन सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो डील करता है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि पंचायतों के साथ डील करता है। अच्छा, ये भी हो गया। पंचायतों के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल डील करता है। तो शेड्यूल नंबर 11 जो है, 11th शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पंचायतों के साथ जो है वो डील करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डे एक है नेशनल पंचायती राज डे। तो ये नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, ये 24 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। मतलब 24 अप्रैल को अभी ये मनाया जाएगा। और 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है, आपने एक और बात ध्यान रखनी कि क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं ना, ये 24 अप्रैल 1993 को जो था वो इफेक्ट में जो था वो आई थी। ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको जो था वो लोकसभा के द्वारा 22 दिसंबर 1992 को जो था वो पारित कर दिया गया था। राज्यसभा ने इसको 23 दिसंबर को जो था पास कर दिया था। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाती है। प्रेसिडेंट ने इसको 23 अप्रैल 1993 को जो था वो अपनी मंजूरी दे दी थी और 24 अप्रैल 1993 को ये अस्तित्व में एक्ट जो था वो आ गया था। इसलिए जो है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज डे। तो हमने हिमाचल जीके से स्टार्ट कर जो है नेशनल इंटरनेशनल जीके को भी कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी गवर्नमेंट ऑफिसेज अक्रॉस द स्टेट, इनके हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है, आर कनेक्टेड थ्रू हिम स्वैन नेटवर्क ड्यूरिंग दी करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो बोलते हैं जो चालू वित्त वर्ष है 2024-25, इस दौरान जो है वो हिमाचल प्रदेश के कितने सरकारी कार्यालय जो है वो हिम स्वैन नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का लेटेस्ट आंकड़ा देखते हैं और हम बात करते हैं कि हिम स्वैन नेटवर्क, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इनफैक्ट इसके बारे में जब तक HPSSC हुआ करता था उसने भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो हिमसैन जो नेटवर्क है इसके साथ जो है वो 1936 जो है वो ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है वो जुड़े हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। ये हमारे पास आंकड़ा है। यहाँ पर हिमस्वैन नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। ये हिमस्वैन नेटवर्क जो है वो हिमस्वैन की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो था वो फरवरी 2008 को जो था वो लॉन्च किया गया था। अब फरवरी 2008 को ये लॉन्च किया गया। अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं 2024-25 की, तो 1936 गवर्नमेंट ऑफिसेज ऐसे हैं पूरे हिमाचल में जो इस नेटवर्क के थ्रू जो है वो जुड़े हुए हैं। ये बात पता चल गई। और हिमस्वैन के बारे में क्या पूछ सकते हैं कि हिमस्वैन का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसका पूरा नाम है, हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो उसका पूरा नाम है। और 1936 गवर्नमेंट ऑफिसेज ऐसे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इतना यहाँ से एनफ है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं व्हाट इज पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ मिल्क इन हिमाचल प्रदेश पर डे इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो ये भी वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार आंकड़ा पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता जो है वो कितनी है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रतिदिन
प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार वो कितनी है, वो है 698 ग्राम्स। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 698 ग्राम्स जो है वो यहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता जो है वो अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और भी डाटा जो कि दूध से जुड़ा हुआ है। दूध से जुड़ा हुआ डाटा हमें जानने को यहाँ पर क्या क्या मिलता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो दूध की है हिमाचल प्रदेश में, जब 2012-13 का फाइनेंशियल ईयर था तो ये 455 ग्राम हुआ करती थी, 455 ग्राम पर डे जो था वो हुआ करती थी। परंतु अब ये बढ़कर जो है वो 698 ग्राम पर डे जो है वो हो गई है। कितनी हो गई है, 698 ग्राम जो है वो पर डे बढ़कर हो गई है। तो ये अभी है। और हम बात करते हैं कि नेशनल यानी कि इंडिया का एवरेज लेवल कितना है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो इंडिया का जो एवरेज है वो है 427 ग्राम पर डे, जो कि अगर हम हिमाचल के साथ कंपेयर करते हैं तो हिमाचल काफ़ी आगे जो है वो इससे जा चुका है। कई बार ना अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स की पूछ ली जाती है, जैसे कि 2012-13 की हमने यहाँ पर बात कर ली। 2012-13 के बाद जो है 2013-14 भी जो है वो आता है, 2013-14 भी जो है वो आता है। 2013-14 में 460 जो था वो ये पर डे पर ग्राम थी। और आपने ध्यान रखना है 2014-15 में कितनी थी, 2014-15 में जो था ये 468 जो था वो हुआ करती थी। 2015-16 में जो था वो कितनी थी, 2015-16 में जो था ये 511 जो था वो हुआ करती थी। 2016-17 में कितनी थी, 2016-17 में आपने ध्यान रखना है 531 ग्राम जो था वो हुआ करती थी। 531 जो था इसकी कैपेसिटी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो था वो हुआ करती थी ग्राम पर डे, ये आपने ध्यान रखना है। और 2016-17 के बाद जो है वो 2016-17 के बाद 17-18 में 556 हुआ करती थी। और 2023-24 में हमने कितनी पड़ी, 2023-24 की हम बात करते हैं, 2023-24 में ये 698 ग्राम हुआ करती थी। 2024-25 में बात करते हैं तब भी इतनी ही ये है, इसमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं है। और लास्ट के 3 ईयर्स जान लेते हैं, यानी कि 2022-23 का भी हमारे पास अवेलेबल है। 2022-23 में कितनी है, 2022-23 में ये 645 ग्राम पर डे जो है वो आती है। ये आपने ध्यान रखना है। हमने मतलब अलग अलग फाइनेंशियल ईयर जान ली, 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 22-23, 23-24, 24-25 ये जान लिए। इतना सा एनफ है जानने के लिए यहाँ से। अच्छा, एक और डाटा यहाँ से मैं बता देता हूँ कि कितना मिल्क जो था वो प्रोड्यूस हुआ। मिल्क प्रोडक्शन आपको पता होनी चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ, एस्टिमेटेड है जो हमारे पास वो है 17.50 लाख टन। ये आपने ध्यान रखना है, 17.50 लाख टन जो है वो मिल्क प्रोड्यूस जो था वो हुआ। ठीक है, इतना सा यहाँ से हमने बेसिक चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उन स्टेटमेंट्स के ऊपर विचार करना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। बोलते हैं हाथीधार फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड कांगड़ा, की हाथीधार चंबा कांगड़ा के बीच में बाउंड्री बनाती है। बोलते हैं कांगड़ा इज थर्ड बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ साइज इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि इन टर्म ऑफ एरिया बात की जा रही है कि कांगड़ा तीसरा सबसे बड़ा जिला हिमाचल में है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं किन्नौर इज द फोर्थ बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ साइज इन हिमाचल प्रदेश, की किन्नौर चौथा सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का अगर हम इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो बात करते हैं। और चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं इंद्रसान पीक लोकेटेड बिटवीन कुल्लू एंड मनाली, की जो इंद्रसान पीक है, इंद्रसान शिखर जो है वो कुल्लू और मनाली के बीच में जो है वो स्थित है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख लीजिए कि कौन सी 2 ऑप्शन सही हैं, पहली दूसरी है, पहली चौथी है, दूसरी चौथी है या फिर दूसरी तीसरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की। आपने देख लिया होगा कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है। अब बोलते हैं हाथीधार जो है वो बाउंड्री बनाती है चंबा और कांगड़ा के बीच में। ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो हाथीधार आती है ये चंबा और कांगड़ा के बीच में जो है वो बाउंड्री बनाती है, चंबा और कांगड़ा के बीच में बाउंड्री बनाती है और इंपॉर्टेंट फेमस पीक ये यहाँ की आती है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास बिल्कुल सही दी गई है। बोलते हैं कांगड़ा इज द थर्ड बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ साइज इन हिमाचल प्रदेश, की कांगड़ा क्या जो है वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला हिमाचल का जो है वो आता है। देखो हमने कांगड़ा के बारे में पढ़ा है कि कांगड़ा जो है वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला नहीं आता, ये 4th नंबर का जो है वो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में जो है वो आता है। कांगड़ा का जो एरिया है वो 5739 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल का एरिया का 10.31% जो है वो बनता है। ये ध्यान रखें। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि किन्नौर इज द 4th बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ साइज। तो अगर कांगड़ा चौथे नंबर का है तो किन्नौर कैसे चौथे नंबर का हो सकता है भाई? किन्नौर जो है वो तीसरे नंबर का जो है वो आता है। किन्नौर थर्ड बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ साइज जो है वो हिमाचल का आता है। अच्छा, किन्नौर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला अगर आता है तो
किन्नौर का एरिया कितना था, किन्नौर का एरिया था 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 11.50% जो है वो कवर करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तीसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत जो है वो हो जाती है। चौथी स्टेटमेंट बोलते हैं इंद्रसान पीक लोकेटेड बिटवीन कुल्लू एंड मनाली, कि इंद्रसान पीक जो है वो कुल्लू और मनाली के बीच में जो है वो स्थित है। अगर हम इंद्रसान शिखर की बात करते हैं तो देखो इंद्रसान शिखर जो है वो कुल्लू में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही स्थित है, और कुल्लू और मनाली के बीच में ही जो है ये आती है। तो ये भी हमारे पास सही है, चौथी स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास पहला और चौथा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु अगर हम इंद्रसान पीक की थोड़ी सी और बात यहाँ पर करते हैं तो इंद्रसान पीक का एल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट, ऊंचाई जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि इंद्रसान पीक की ऊंचाई जो है वो कितनी है। अभी कुल्लू मनाली के बीच में है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो 6220 मीटर जो है वो आता है, 6220 मीटर कर इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। एक और बात यहाँ से ध्यान रखें कि इंद्र किला को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। ये इंद्र किला जो है वो कहाँ पर आता है, तो ये भी जो है वो कुल्लू में ही जो है वो आता है। और इंद्र किला जो है वो कितनी ऊंचाई पर जो है वो स्थित है, ये 4940 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, 4940 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये इंद्र किला जो है वो स्थित है, और ये भी कुल्लू में ही जो है वो स्थित है। इंद्र किला का और इंद्रसान इन दोनों का पता चल गया। हाथीधार का पता चल गया आपको। इन टर्म ऑफ एरिया अगर आपको तीसरा चौथा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पता चल गया। पहले डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करते हैं तो लाहौल स्पीति जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। अच्छा, लाहौल स्पीति इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का आता है, कितना जो है वो एरिया जो है वो लाहौल स्पीति का हिमाचल का है। तो अगर हम लाहौल स्पीति के एरिया की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति का एरिया 13,841 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 24.86% जो है वो बनता है। दूसरे नंबर पर इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो 6,522 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 11.71% जो है वो बनता है। और तीसरे नंबर का आपको पता चल गया कि तीसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास किन्नौर आता है, चौथे नंबर पर जो है वो कांगड़ा आता है। और इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कांगड़ा जिले की जो है पूरे हिमाचल में जो है वो आती है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं कि पॉपुलेशन कांगड़ा जिले की जो है वो कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कांगड़ा जिले की जो पॉपुलेशन है वो भी आपने ध्यान रखनी है, वो है 15,10,070, 15 लाख, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10,075 जो है ये कांगड़ा की पॉपुलेशन जो है वो है एज पर 2011 सेंसस। तो इतना सब हमने यहाँ से क्लियर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ये लिखा भी गया है कि इंद्रसान कुल्लू मनाली के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर राज्य चयन आयोग, जो कि मोस्टली इस वीक पक्की नोटिफिकेशन है कि आ जाएगी, राज्य चयन आयोग की जो TGT JBT जैसे एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1 ऑलरेडी फुल हो चुका है, स्लॉट 2 में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी अच्छा खासा डिस्काउंट स्लॉट 2 पर आपको मिल रहा है, और तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, तो ये सही टाइम है अपनी स्टडी को एक सही शेप देने का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना। अभी हम अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। बोलते हैं रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट वॉज मेड इन चार्ज ऑफ बिधि चंद ऑफ कांगड़ा व्हेन हिज फादर जयचंद वॉज अरेस्टेड बाय अकबर। तो बोलते हैं किस रियासत के शासक को कांगड़ा के बिधि चंद का प्रभारी बनाया गया था या फिर उनकी देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया था जब उनके पिता जयचंद को अकबर ने गिरफ्तार कर लिया था। अब जयचंद कांगड़ा के राजा होते थे, इनको जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया अकबर के द्वारा। अब अकबर ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो इनके जो पुत्र थे, पुत्र का नाम बिधि चंद जो था वो हुआ करता था। बिधि चंद जो था वो किसकी देखरेख में थे, कौन से रियासत के ऐसे राजा थे जिनकी देखरेख में ये थे, तो बोलते हैं ये जसवां के रूलर हुआ करते थे जिनकी देखरेख में इनको छोड़ा गया था। जसवां के ये रूलर हुआ करते थे, चलो जसवां की भी बात करेंगे, परंतु जसवां के कौन से रूलर हुआ करते थे, ये राजा गोविंद चंद हुआ करते थे जसवां के, जिनकी देखरेख में इनको जो था वो छोड़ा गया था। गोविंद चंद की देखरेख में जो था वो इनको छोड़ा गया था। और बिधि चंद का आपको पता होना चाहिए कि बिधि चंद गोविंद चंद की देखरेख में बड़े हुए, इनके पिता जो जयचंद थे उनको अकबर ने अरेस्ट कर लिया था। जसवां की अगर हम बात करते हैं तो कांगड़ा की ये एक शाखा हुआ करती थी, और फर्स्ट ऑफ शॉर्ट ऑफ कांगड़ा जो था ये हुआ करती थी। मतलब कांगड़ा की जो अलग अलग शाखाएं थी उसमें पहली शाखा जो कांगड़ा की कोई हुआ करती थी तो ये जसवां ही जो था वो हुआ करती थी। जसवां रियासत की अगर बात की जाए कि इस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जसवां रियासत की, तो उसकी स्थापना जो था वो पूरब चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। और जसवां के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, वो उमेद सिंह जो था वो इसके अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। जसवां की कैपिटल कहाँ पर हुआ करती थी, तो उसकी कैपिटल जो था वो राजपुरा में जो था वो हुआ करती थी। राजपुरा इसकी कैपिटल भी आपने ध्यान रखनी है।
अब देखो, जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जसवा के राजा गोविंद चंद की देखरेख में जो था वो विधि चंद को छोड़ा गया था, तो गोविंद चंद ने कांगड़ा किले की भी पूर्ण सुरक्षा जो था वो की थी। कांगड़ा किले की पूर्ण सुरक्षा इन्होंने की थी और ये बात 1588-1589 की है। कौन सी ईयर की? 1588-89 की है, जब कांगड़ा के राजा विधि चंद जो थे, विधि चंद जो था वो अकबर के खिलाफ विद्रोह जो है वो करते हैं। तो विद्रोह ये अकबर के खिलाफ कर देते हैं, परंतु ये अकेले इस काबिल नहीं थे कि उस विद्रोह का सामना कर पाए। इन्होंने क्या किया, विद्रोह करने के लिए जो था वो कुछ और रियासतों का साथ भी जो था वो लिया था। तो उसमें जसवा रियासत के जो राजा हुआ करते थे गोविंद चंद, उनके पौत्र हुआ करते थे एक, जिनका नाम अनिरुद्ध चंद था। अनिरुद्ध चंद ने भी जो था वो विधि चंद का साथ वहां पर दिया था। परंतु उस टाइम मुगल तो काफ़ी स्ट्रांग थे, मुगलों ने जो था वो इस विद्रोह को दबा दिया था। तो परंतु ये जो विधि चंद थे, इनकी जो बदले की भावना थी वो अभी भी शांत नहीं हुई थी। इन्होंने 1594-95 में फिर से जो था वो विद्रोह किया। फिर से एक बार विद्रोह करते हैं, जसमा भी वहाँ पर साथ देता है, परंतु फिर से ये मुगल सेना की अधीनता जो है वो स्वीकार लेते हैं। परंतु फिर बाद में चलकर क्या होता है कि यहाँ पर जो है मुगलों का प्रभाव धीरे धीरे खुद ही कम होने लग पड़ता है और सिख जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं। फिर बाद में चलकर अलग अलग राजा कांगड़ा के आए, संसार चंद आए, फिर बाद में चलकर उनके बारे में आप पढ़ते हैं, घमंड चंद उससे पहले थे, वो आप अलग अलग पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर जसवा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, गोविंद चंद का कर लिया, अनिरुद्ध चंद का कर लिया, हमने विधि चंद का कर लिया, ये सब हमें यहाँ से पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सांझी धार इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये सांझी धार बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। हमारे पास ऐसी अलग अलग धारें जो है वो हिमाचल में आती है। सांझी धार की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में सांझी धार जो है वो आती है। अगर हम ऐसी ही धारों की बात करते हैं कि जो अलग अलग तरह की धारें हमारे पास हिमाचल में जो है वो आती हैं, तो हमें बिलासपुर में भी धारें देखने को जो है वो मिलती हैं। बिलासपुर में हमें बंदला धार देखने को मिलती है। बंदला धार में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी जो है वो की गई है। वैसे ही हमें जो है वो यहाँ पर धार झंझार देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर नैना देवी धार देखने को मिलती है, हमें कोट धार जो है वो देखने को मिलती है, हमें तियून धार देखने को मिलती है, हमें बहादुरपुर धार देखने को मिलती है। ये सारी धारें हमें बिलासपुर में देखने को मिलती है। मंडी में हमें सिकंदर धार देखने को मिलती है। मंडी में जो है वो हमें घोघर धार जो है वो देखने को मिलती है। मंडी में धार वैरकोट देखने को मिलती है। हमें मंडी में गुम्मा और दरंग की सॉल्ट की माइंस देखने को मिलती हैं, वो घोघर धार में ही जो है वो आती हैं। हमें सांझी धार शिमला में देखने को मिलती है। जाखू धार हमें शिमला में देखने को मिलती है। कामना देवी धार हमें देखने को मिलती है। धार इनकी हिल चोटी आप कह लीजिए। तो इस तरह से हमें अलग अलग धारें हिमाचल में देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा कर जो है वो जान लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं यहाँ पर व्हेन डिड महाराजा रणजीत सिंह टुक ओवर पोजेशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा किले पर कब्जा कब कर लिया था। किया तो 24 अगस्त को था एग्जैक्टली, परंतु कौन से ईयर की ये बात रही थी। 24 अगस्त 1809 को इनके द्वारा कांगड़ा किले पर अपना पूर्णतः रूप से कब्जा कर लिया गया था। महाराजा संसार चंद उस टाइम हुआ करते थे। महाराजा संसार चंद पहले तो काफ़ी स्ट्रांग थे जब वो राजा बने थे। जब वो राजा बने थे तो उसके बाद उन्होंने अलग अलग रियासतों को तंग करना स्टार्ट किया तो बिलासपुर ज़्यादा तंग कर दिया बिलासपुर को। बिलासपुर ने क्या किया, गोरखाओं को इनवाइट कर दिया। गोरखा आते हैं 1804-05 में जो है वो आकर वो कांगड़ा के ऊपर अटैक करते हैं। महल मोरिया में इनका ज़बरदस्त एक युद्ध होता है, जिसमें कांगड़ा के राजा संसार चंद हार जाते हैं और भागते हैं वहाँ से, वो अपने कांगड़ा किले में जाकर छिप जाते हैं। काफ़ी टाइम तक जो था वो कांगड़ा किले में शरण लेकर बैठे रहे। गोरखा जो था वो कांगड़ा किले को नहीं भेद पा रहे थे। अब कांगड़ा किले में वो रहे तो उनका राशन पानी भी कुछ टाइम के बाद ख़त्म होने लग पड़ा। अब राशन पानी जब ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने अपने भाई को भेजा कि भाई तुम जाओ और तुम जो है वो महाराजा रणजीत सिंह से जाकर सहायता मांगो। उनका भाई गया, महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी। महाराजा रणजीत सिंह ने उनके साथ एक संधि की। उस संधि का नाम ज्वालामुखी संधि रखा गया था। 1809 में ही वो संधि हुई थी और 1809 की संधि के इस संधि के अनुसार जो था वो कांगड़ा किला जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के पास जो था वो चल गया था। महाराजा रणजीत सिंह के पास ये कांगड़ा किला चला गया और महाराजा रणजीत सिंह का कंट्रोल यहाँ पर आ गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो कांगड़ा किले का गवर्नर भी बनाया। देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले का गवर्नर जो था वो बनाया गया था। और बाद में चलकर महाराजा रणजीत सिंह 1824 में जो है वो मृत्यु भी इनकी हो जाती है। 1824 में जब ये मरे थे तो संतुष्ट नहीं थे, काफ़ी असंतुष्ट होकर इनकी मृत्यु जो था वो उस टाइम हुई थी। संतुष्ट क्यों नहीं थे वो तो आपको पता चल ही गया कि संतुष्ट क्यों नहीं थे, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान इतनी उथल पथल हुई कि शासन तो इन्होंने किया परंतु ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख पाए। ये अपनी जो इनकी लिगेसी थी उसको मेंटेन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कांगड़ा किला ही इनके हाथ से चला गया था तो उसका भी दुख रहा ही होगा। और
यहाँ से एक और क्वेश्चन जो आपका क्लियर होता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा किले का गवर्नर किसको बनाया था, वो देसा सिंह मजीठिया को बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह के अलावा संसार चंद की मृत्यु के बारे में पता चल गया आपको, जो है वो पता चलता है यहाँ से ज्वालामुखी की संधि के बारे में, और महाराजा रणजीत सिंह ने एग्जैक्टली कब कांगड़ा किले के ऊपर कंट्रोल किया था वो भी पता चल गया। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ एक मोनेस्ट्रीज दी गई हैं, गोम्पा जिनको बोलते हैं, और उनकी एस्टेब्लिशमेंट दी गई है कि कौन से ईयर में वो स्थापित हुए थे। शाशूर गोम्पा है, तायुल मोनेस्ट्री है, कारदंग मोनेस्ट्री है, ताबो मोनेस्ट्री है। अब इनको मैच भी करना है कि कौन सी किसके साथ जो है वो मैच होती है। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है हमारे पास शाशूर मोनेस्ट्री। शाशूर मोनेस्ट्री जो था वो कौन से ईयर्स, कौन सी सेंचुरी में जो था वो स्थापित की गई थी। अगर हम शाशूर मोनेस्ट्री की बात करते हैं तो ये जो था वो 7th सेंचुरी में ही बनाई गई थी। पहले का जो है वो 1 जो है वो इसके साथ ही ये मैच रहेगा। बी हम बोलते हैं तायुल मोनेस्ट्री। तायुल मोनेस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये 17th सेंचुरी में थी, तो बी को जो है वो हम तीसरे के साथ मैच कर देंगे, ये 17th सेंचुरी में एस्टेब्लाइज की गई थी। अगर हम कारदंग मोनेस्ट्री की बात करते हैं तो कारदंग की जो गोम्पा आता है ये 900 AD में जो था वो बना था। सी जो है वो दूसरे के साथ आ जाएगा, और डी बचता है ताबो मोनेस्ट्री, तो ऑब्वियसली वो 996 AD में ही बनी थी, ये चौथे के साथ हो जाएगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा, हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन जो है वो डी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए ये है हिमाचल की मोनेस्ट्रीज के बारे में हमारे पास जानकारी दी हुई। ताबो मोनेस्ट्री बोलते हैं 996 AD में जो था वो बनी थी। इसको ये शाशूद के द्वारा जो था वो बनवाया गया था, और 1996 में इस मोनेस्ट्री को बने हुए लगभग 1000 साल पूरा हो गया था। हमारे पास सासूर मोनेस्ट्री दी गई थी जो कि देवा ग्यात्सो के द्वारा बनाई गई है, और 7th सेंचुरी में जो था ये मोनेस्ट्री बनवाई गई थी। हमारे पास खारदंग मोनेस्ट्री दी गई है। खारदंग मोनेस्ट्री खारदंग विलेज है लाहौल स्पीति में, वहाँ पर जो है वो स्थित है, और 900 AD के आसपास जो था ये बनी थी। हमारे पास जो है खारदंग मोनेस्ट्री का ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसको रेनोवेट कब किया गया था। ये डिस्ट्रॉय हो गई थी तो इसको 1912 में रेनोवेट किया गया था, और वो खारदंग के ही एक था वो व्यक्ति हुआ करते थे लामा नोरबू, जिनके द्वारा इसको रेनोवेट जो था वो करवाया गया था। और तायुल मोनेस्ट्री की बात करते हैं, तायुल मोनेस्ट्री जो था वो 17th सेंचुरी में जो था वो बनाई गई थी। तायुल मोनेस्ट्री को जो था वो लामा सारजा रिनचेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। तो ये मोनेस्ट्रीज के बारे में जो है वो एक इंस्टेंट जानकारी आपके पास हो गई। यहाँ से कोई भी रैंडम क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो एक बात जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, एक बार फिर से कहूँगा कि लिमिटेड सोर्सेज से पढ़िए और लिमिटेड चीज़ों को पढ़िए, परंतु उनको रिवाइज बार बार कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, याद रह नहीं रहा है और चीज़ें रिवाइज नहीं हो रही हैं और आप बस एक सेटिस्फेक्शन वाला काम कर रहे हैं, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका काम जो है वो स्मार्ट हो। आज हज़ारों सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों ऑनलाइन सोर्सेज हैं, परंतु आप लिमिटेड सोर्सेज हमेशा अपने रखिए ताकि सक्सेस जो है वो जल्दी मिल सके और सक्सेस जो है वो अच्छी मिल सके। अगले क्वेश्चन की ओर अभी हम बढ़ेंगे। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं द फेस्टिवल ऑफ सिरकिन इज परफॉर्म्ड इन किन्नौर हिमाचल प्रदेश इन दी मंथ ऑफ। तो ये सिरकिन फेस्टिवल जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है। ठीक है, बोलते हैं किन्नौर में मनाया जाता है, परंतु बोलते हैं कौन से महीने में जो है ये मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में फेयर फेस्टिवल्स की, तो ये सिरकिन फेस्टिवल एक फेस्टिवल है जो कि किन्नौर में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनमें से एक फेस्टिवल है। और ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये मोस्टली जो है वो मनाया जाता है हमारे पास अक्टूबर नवंबर के महीने में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब हम किन्नौर के अलग अलग जो है वो जो फेस्टिवल यहाँ पर होते हैं उनके बारे में जो है वो जान लेते हैं कि किन्नौर में किस तरह के जो है वो फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं और क्या क्या उनके नाम है। एक तो हो गया सिरकिन फेस्टिवल, ये जो है इसको शेरकांत फेस्टिवल भी बोलते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है वो मोस्टली जो है ये मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है, इस फेस्टिवल से जो है वो जो एक तरह से चरवाहे लोग होते हैं या फिर घुमंतू लोग होते हैं, वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जो है वो पहाड़ों की ओर, सब माउंटेन्स की ओर जो है सब माउंटेन्स की ओर जो है वो मूव जो है वो करते हैं। उस टाइम मतलब पहाड़ों में जो एग्जैक्टली पहाड़ हैं वहाँ पर तो बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो जो नीचे की तरफ सब माउंटेन प्लेन जो आते हैं वहाँ की ओर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं ताकि बर्फ़ से भी बचे रहें और उनकी भेड़ बकरियों को चारा भी जो है वो मिलता रहे। तो ये इस फेस्टिवल की खास बात जो है वो रहती है। वैसे ही किन्नौर में उख्यांग फेस्टिवल होता है, किन्नौर में फुलेज फेस्टिवल होता है, किन्नौर में साजो फेस्टिवल जो है वो एक होता है जो कि जनवरी के महीने में मनाया जाता है मुख्य रूप से। किन्नौर में जो है वो एक रोप्पा वैली जो है वो आती है, रोप्पा वैली में जो है वो खेप्पा एक प्रिमिटिव सोसाइटी फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल किन्नौर में भी मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है। इसको न्यू
न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में जो है वो मनाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग फेस्टिवल जो है वो हमने पढ़ लिए। ये फेस्टिवल मुख्य रूप से वहाँ पर हैं। फेस्टिवल्स के बारे में हम किन्नौर की इतनी ही जानकारी एकत्रित करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू होम किन्नौरी डायलेक्ट्स कम्स अंडर द हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्तो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो बोलते हैं कि किसके अनुसार किन्नौरी बोली जो है वो हिमालय तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के अंतर्गत जो है वो आती है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन किसने ये एनालाइज किया था कि किन्नौरी की जो बोली है वो हिमालय की तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो वो G.A. ग्रियर्सन थे जिनके द्वारा ये एनालाइज किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो G.A. ग्रियर्सन का आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि इस तरह से लैंग्वेजेस के ऊपर अलग अलग एनालाइज किए गए, हमारे पास ऐसी अलग अलग किताबें भी जो हैं वो लिखी गई हैं, जो किताबें हम अलग अलग टाइम में जो है वो पढ़ते रहते हैं। जैसे कि किन्नौर के ऊपर ही अगर हम कोई किताब की बात करते हैं कि इसके ऊपर कोई किताब लिखी गई है, तो किन्नर देश कर जो है वो किताब लिखी गई है। ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है वो लिखी गई है। एक किन्नर लोक साहित्य किताब जो है वो लिखी गई है। किन्नर लोक साहित्य किताब जो है वो B.R. शर्मा के द्वारा जो है वो लिखी गई है। किन्नर लोक साहित्य किताब होगी, किन्नर देश किताब होगी जो कि किन्नौर से जुड़ी हुई हैं, और एक किताब है हिमालय पुत्रों किन्नौरों की लोक गाथाएं। तो ये किताब जो है वो सर्बनेगी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ये भी ध्यान रखना है, सर्बनेगी ने जो है ये किताब जो है वो लिखी है। अच्छा, किन्नौर के एरिया के बारे में तो आप पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और किन्नौर में अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो किन्नौर में एक ही विधानसभा की सीट जो है वो आती है। लाहौल स्पीति में भी एक ही विधानसभा की सीट जो है वो आती है। यहाँ पर जब किताबों की बात हो ही रही है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब है एक, ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है वो आप जल्दी से कमेंट कर जो है वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बाई विच नेम इज बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पांगी एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिले का पांगी क्षेत्र आता है उसमें बैसाखी त्यौहार को किस नाम से जो है वो जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं कि बैसाखी को जो है वो किस नाम से जो है वो जाना जाता है पांगी क्षेत्र में। तो पांगी चंबा का ही एक क्षेत्र है। पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में आता है। आप कमेंट कर बताएंगे कि किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है, क्योंकि मिशन एलाइड का इससे पिछला जो एडिशन था उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था और डिटेल से डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स अपडेट्स मिलती रहती हैं, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहां पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स की अपडेट मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।